नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए कौन कौन छात्र क्लास के अंदर आ चुका है। आप सभी जानते हैं ये कोई आम क्लास नहीं है, ये है विजयी भव की क्लास, जो इस बार आपको दरोगा बना के ही मानेंगे। मैंने तो सोच लिया है कि आपको दरोगा या सिपाही या होमगार्ड या उत्तर प्रदेश के अंदर लेखपाल से लेकर किसी भी वैकेंसी पे मैं चाहता हूं कि आपका थोक में इस बार सिलेक्शन हो। मतलब बात यह रहे कि जिस प्रकार से आपके घर वाले आपको ऑप्शन अभी तक देते आए हैं कि किस चीज से पिटना चाहोगे, उस तरीके से मैं चाहूंगा कि आपको ऑप्शन मिल पाए कि कौन सी नौकरी ज्वाइन करना चाहोगे। तो जितने बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं भौकाल काटते हुए मुझे बता देंगे कैसे हैं आप लोग। आज ये कमबैक क्लास आपको देखने को मिल रही है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जिस बच्चे का अभी तक भी कमबैक नहीं हो पा रहा है, उस बच्चे की कमबैक के लिए ही यहां पर मैं प्रस्तुत हो चुका हूं। तो बहुत तगड़े तरीके से मुझे बता दीजिए कि भैया कौन कौन क्लास के अंदर जुड़ चुका है, कौन कौन ऐसा है जो व्यक्ति दरोगा बनने के लिए उत्सुक है। मैं देख रहा हूं क्लास के अंदर अमित कुमार क्लास के अंदर हैं, रवि क्लास के अंतर्गत हैं और शरद क्लास के अंतर्गत हैं, और जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे क्लास के अंदर आ चुके हैं। और आप सभी को देखकर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतीय व्युत्थानमधर्मस्य तदात्मन्यं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये श्लोक बोलने के पीछे का कारण ये रहा कि मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि अब जो होगा वो रण रचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास के अंदर। जो सीरीज का नाम है आप सभी जानते हैं, सीरीज का नाम ऐसे ही थोड़ी रखा गया है। सीरीज का नाम है विजयी भव सीरीज। विजयी भव सीरीज रखे जाने के पीछे का उद्देश्य बहुत साफ है कि यहां पर पूरा इंपोर्टेंट ध्यान ये रखा गया है कि विजयी भव सीरीज के अंतर्गत आप जान पाएंगे कि विजयी भव कैसे हुआ जाता है, वो आप यहीं से जान पाएंगे। विजयी भव सीरीज पूरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, विजयी भव के बारे में। तो विजयी भव सीरीज के बारे में अगर मैं डिस्कशन करता हूं तो इसको पूरे तगड़े तरीके से आप देखेंगे, तगड़े तरीके से आप देखेंगे विजयी भव के बारे में। तो थोड़ा सा इसके अंतर्गत हम डिस्कशन कर लेते हैं। चलो विजयी भव के बारे में हम डिस्कशन करते हुए बात करते हैं कि सर इसमें 30 डेज के अंदर संपूर्ण चीजें कंप्लीट होनी थी। पॉलिटी इसमें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब जो आपकी पॉलिटी है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, वो आपको प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगी। चलो, हाँ जी, थोड़ा सा अरे कहीं गया नहीं था, थोड़ा सा घर के भी काम होते हैं भाई साहब, आप समझते नहीं हो। ठीक है, घर के भी काम होते, वो चीज मैंने यहाँ पे थोड़ा कर दिए थे। तो पॉलिटी कंप्लीट आपको यहाँ देखने को मिल जाए, अब मिल चुकी है। इसके बाद हिस्ट्री आपकी चल रही है, हिस्ट्री के अंदर भी एंशियंट आपकी पूरी हो चुकी है। जो एंशियंट इंडिया है वो भी आपकी पूरी यहाँ पर हो चुकी है। एंशियंट इंडिया के बाद अब मिडाइवल के ऊपर यहाँ पर मिडाइवल के ऊपर चर्चा चल रही है, मिडाइवल को पूरा करेंगे देन मॉडर्न आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। जय भवानी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मिडाइवल का वैसे मैं बता दूं ये दूसरे नंबर का लेक्चर मिडाइवल का आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोग आएंगे अपने ही चैनल के ऊपर तो आपको यहाँ प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी आपके चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर है आपकी विजयी भव सीरीज, जिसके अंतर्गत पहली वीडियो को 73,000 लोग देख चुके हैं, और इसके अंतर्गत ही आपको यहाँ देखने को मिल रही है आज की क्लास। क्लास को लाइक करके आगे बढ़ते हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि चीजें कैसी होनी है। ठीक है, चलिए। एक बच्चा कह रहा है जैकेट चेंज है आज। ठीक है, आप मुझे पहले सवाल का जवाब देंगे, पहले सवाल का जवाब देके आप मुझे बता देंगे कि पहला सवाल, तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया था। आप मुझे एक और चीज बताएंगे, तराइन के प्रथम किन दो शासकों के मध्य लड़ा था। तराइन के प्रथम युद्ध से पहले कौन सी जगह गौरी ने जीती थी, कौन सी जगह गौरी ने जीती थी, गौरी द्वारा जीती गई, गौरी ने जीती। तो ये भी मुझे बताना कौन सी ऐसी जगह थी जो गौरी ने जीती थी तराइन को जीतने से पहले, इसके बारे में मुझे बताना। कौन सी जगह यहां गौरी के द्वारा जीती गई है तराइन का इस युद्ध से पहले, उस बारे में फटाफट से भी मुझे डिस्कशन करके बता दीजिए। कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए।
फटाफट बताइए इसके अंदर आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा बगैर परेशानी के। सर मैंने सारे वीडियो कवर कर रखे हैं, अनुराग त्रिपाठी तो समझ लीजिए आप दरोगा बन चुके हैं। हेलो मास्टर जी, हेलो हेलो, ठीक है अब क्लास को धुआंधार खींचते हैं, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे ऐसे हैं, जैसे आपको क्लास में एक महिला देखने को मिल रही है जिनका नाम है स्टडी गर्ल VO9 करके है, इस प्रकार की जो महिलाएं होते हैं वो कई बार बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। जैसे अभी अभी इन्होंने क्या कहा, बाय सर थैंक यू। अब यहां क्या लगेगा लड़कों को लगेगा कि अब वो तो जा चुकी हैं, अब हम क्लास में क्यों रहें, वहीं आप दरोगा बनने से 2 कदम पीछे हट जाएंगे। तो इस प्रकार के झांसे में आपको नहीं आना है, तो इसीलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि ये क्लास है, यहां दरोगा बनना ही होगा, ठीक है, आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं। तो कौन सी जगह गौरी ने जीती थी, तो इस सवाल का जवाब है तबर हिंद। तबर हिंद नाम की जगह यहां पर गौरी के द्वारा जीती गई थी, दैट इज इंपोर्टेंट। तबर हिंद को ही भटिंडा कहा जाता है, तबर हिंद को ही क्या कहा जाता है, तबर हिंद को ही भटिंडा यहां पर कहा जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना, ये जीता था। मोहम्मद गौरी एंड जयचंद के बीच में सर वो चंदावर आपको देखने को मिल जाएगा। चंदावर आपका कहां हुआ था, 1194 में आपको देखने को मिलेगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि पृथ्वीराज चौहान इसके अंदर आंसर है, बिल्कुल नहीं। गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में यह आपका जो है यह जीता जाएगा, इसके बारे में याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कोई डायरेक्ट बैटल हुआ ही नहीं था, करेक्ट आंसर यही होगा। इस प्रकार का अगर हम बात करते हैं इसमें विनर कौन रहा था, पृथ्वीराज चौहान इसके अंदर विनर रहे थे, क्योंकि प्रथम युद्ध है। दूसरे युद्ध में ये हार जाते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए दाऊ साहब, जय महिष्मती अनुपम, ये लीजिए सवाल करो, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत ने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी, मतलब टोकन करेंसी चलाई है जो चमड़े और कॉपर की बनी हुई है। यानी कि यहाँ करेंसी कौन सी चलाई गई है सर, कॉपर की करेंसी चलाई गई है, टोकन मुद्रा चलाई गई है। जो किस चीज की बनी हुई है, टोकन मुद्रा। सर टोकन मुद्रा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी कॉपर की बनी हुई, एंड बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो कॉपर या लेदर की बनी हुई थी, कॉपर या लेदर की बनी हुई थी। इस बारे में फटाफट से बता दीजिए। ये सांकेतिक मुद्रा चलाई गई है। सर होमगार्ड का भी है, बिल्कुल भाई आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। चलिए फटाफट बताएं। नितिन चौधरी स्वागत है आपका। चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम बात करते हैं तगड़े तरीके से। राम राम भाई, राम राम। तो अगर मैं बात करता हूं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने चलाई थी, इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने चलाई थी, जिस प्रणाली को क्या कहा जाता है, मुश्त खराज प्रणाली जिसको कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है सर, मुश्त खराज प्रणाली इसको कहा जाता है, मुश्त खराज। अगर हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक आपको देखने को मिल जाएगा सांकेतिक मुद्रा वाला, फिरोज शाह तुगलक, दीवाने बंदगान, दीवाने इश्तियाक, ठीक है, इस तरीके की चीजें यहाँ पर चलवाई गई थी। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है, तगड़े तरीके से याद रखना, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, दिल्ली सल्तनत में शुरू की गई इक्ता व्यवस्था मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है, यूपीएसआई 2016। देखो सारे के सारे क्वेश्चन यूपीएसआई, यूपी पुलिस एंड आने वाले भविष्य में यूपी पुलिस 2025 के ही यहाँ पर बताए जा रहे हैं। गुड इवनिंग कर रहे हैं यहाँ पर सुमित सिंह। चलो सर तथास्तु बैच में हर दिन के हैंड रिटन नोट्स भेजें प्लीज बेटा, उसके लिए आपको बैच लेना पड़ेगा जो कि एप्लीकेशन पर मौजूद है। आगे हम बात करते हैं वैभव द्विवेदी ने इक्ता व्यवस्था, सर यह क्या था, सर क्या ये जुडिशरी सिस्टम था। जुडिशरी सिस्टम उस समय काजी के तौर पर हुआ करता था। शैक्षणिक एजुकेशनल सिस्टम तब ऐसा डायरेक्टली नहीं था। रेवेन्यू एंड मिलिट्री सिस्टम आपको जरूर देखने को मिलता है, रेवेन्यू एंड मिलिट्री सिस्टम आपको जरूर देखने को मिलता है। राजस्व के तौर पर ही आपकी इक्ता व्यवस्था चलती थी, यानी पूरे के पूरे क्षेत्र को इक्तों में विभाजित किया गया था। हर एक क्षेत्र में इक्तेदार होता था जो वहां से राजस्व को कलेक्ट करता था और वापस देता था। सैन्य प्रशासन के तौर पर भी यह होता था क्योंकि यह पूरे क्षेत्र का प्रशासन भी देखता था। धार्मिक प्रशासन के लिए आपको नियुक्त नहीं किए गए थे, ठीक है। चलिए और बहुत बढ़िया, आगे हम बात कर रहे हैं। अगला सवाल ये रहा दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी थी। ये महालल्लू सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं इतना बता सकता हूं कि इस सवाल का जो जवाब है वो कोई भी बता देगा, मतलब कोई भी, मतलब कोई भी, ठीक है। चलो सर एक बच्चा कह रहा है सर पॉलिटी के बाद डबल सेंचुरी नहीं लगा पा रहे हैं, पंकज का कहना है। तो पंकज अब ये देखिए, अब डबल सेंचुरी ना लगाए जाने के पीछे का कारण भी तो है, क्योंकि बच्चों में कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं तो कंसिस्टेंसी से आ जाऊंगा पर बच्चे कंसिस्टेंसी से नहीं आते। इसके पीछे का भी कारण है कि बच्चों को चाहिए मिर्च मसाला चटक मटक छमक छल्लो, लेकिन यहीं पे तो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं कि आपको समझना है कि यहां पढ़ने वालों का सिलेक्शन होता भाई साहब। तो ये क्लास पढ़ने वालों से भरी पड़ी है। तो राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो हस्तांतरित की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी सर, इसके अंतर्गत करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इस राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया गया था।
ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी गयासुद्दीन तुगलक वो है जिसने तुगलकाबाद बनाया। 1320 में तुगलक वंश की नींव रख के 25 तक रहा। यह 1325 से लेके 51 तक गया था। इस बारे में भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे और कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करें। चलो, आज रिश्ते वाले आए थे, मैंने मना कर दिया। दाऊ, वर्दी के बाद होगी सगाई। बहुत बढ़िया, अच्छा किया अनुपम आपने। मध्यकालीन भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवानी रियासत किसके द्वारा शुरू की गई थी? देखो, दीवानी रियासत जो था ये मार्केट कंट्रोल सिस्टम था। ये टैक्सेशन से भी रिलेट करता था। किससे रिलेट करता था? टैक्सेशन से भी यही रिलेट करता था। जो बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवान ए रियासत आपको देखने को मिलता है सर, यह आपको देखने को मिलता है, ये टैक्सेशन से रिलेट करेगा। किससे? टैक्सेशन से, कराधान से यह रिलेट करेगा, या कराधान से रिलेट करेगा मोस्ट इंपोर्टेंटली। साथ ही साथ सर यह मार्केट के अंदर कंट्रोल भी रखेगा। मार्केट के अंदर कंट्रोल भी रखेगा, मार्केट कंट्रोल भी तगड़े तरीके से रखेगा। बाजार पर नियंत्रण भी यह पूर्णतः रखेगा। अब इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर? अलाउद्दीन खिलजी वाज द रूलर। ये यूपीएससी 2015 का है। बलबन के द्वारा लोह व रक्त की नीति लाई गई थी। बलबन के द्वारा क्या किया गया था? लोह व रक्त की नीति बलबन लेकर आया था। साथ ही सर इसी ने नवरोज फेस्टिवल यहाँ पे शुरू किया था, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। इल्तुतमिश के द्वारा इल्ता है सर, जीतल व टंका नाम के कॉइन्स चलाए गए हैं। ये खुद को न्याय का राजा कहा करता था। ठीक है, और याद रखें साथ है मोहम्मद बिन तुगलक पागल राजा कहा जाता था। कराची अभियान, खुरासान अभियान, ठीक है, दुआब में कर बढ़ाना, राजधानी को हस्तांतरित करना, और इसके द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा। इसके जीवन की 5 सबसे बड़ी गलतियां थी। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधारों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना के लिए की थी? अलाउद्दीन खिलजी का जो सेना का सिस्टम था वो सबसे बेस्ट माना जाता है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी की जो सैन्य प्रणाली है वो सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाएगी। सबसे ज्यादा क्या मानी जाएगी? सबसे ज्यादा इसको बेस्ट माना जाएगा। लेकिन पॉइंट यहां पर यह आता है सर जी, यहीं पर तो दिक्कतें क्रिएट होंगी, यहीं पर तो दिक्कतें क्रिएट होंगी, और ये दिक्कतें किस तरीके से क्रिएट होंगी उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है। चलिए, एक बच्चा कह रहे सर विवाह के लिए ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि इनकम तो सरकारी नौकरी से ज्यादा एग्रीकल्चर में हो जाती है। वाह जी वाह। हम बात करते हैं, धुआंधार बच्चे आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके आगे अब हम बढ़ते हैं। मैं तो कहता हूं सर हिंदी भी करा दो आप ही, जब इतना करा ही रहे हो तो। बहुत बढ़िया मुदित। मुदित, मैं हिंदी के लिए किसी को बुला लेता हूं। ये बताइए, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधारों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? दाग है, चेहरा है, डायरेक्ट पेमेंट है, ऑल ऑफ दीज है। देखो, इस सारे की पेमेंट्स के सिस्टम वगैरह अलाउद्दीन खिलजी ने ही किए हैं। अलाउद्दीन खिलजी वो व्यक्ति है जिसने रिफॉर्म्स को इस स्थिति में पहुंचाया था कि सेना के अंदर मतलब चीजें बढ़ने लगी। इसने स्थायी सेना रखी थी। मतलब पहले क्या होता था, जो सैनिक होते थे, आधे सैनिक हैं, आधे इसमें कर्मचारी हैं, आधे आधे लोग हैं, इस तरीके से इसके अंदर रहा करते थे। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, जो पहली बार यहाँ पर परमानेंट आर्मी रखी गई थी, यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखी गई थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको रखी गई थी। ठीक है, अगला सवाल, लाखों देने वाले की उपाधि किससे संबंधित है? जिसको लाखों देने वाले की उपाधि लाख बख्श। लाख बख्श के साथ ही आपको पील बख्श देखने को मिल जाएगी। लाख बख्श के साथ ही आपको पील बख्श देखने को मिल जाएगी। हाथियों को दान में देने वाला पील बख्श, हातिम ताई, हातिम ताई भी आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब लाख बख्श, पील बख्श, हातिम ताई, और साथ ही आपको देखने को मिलती है कुरान खान नाम की उपाधि भी इन्हीं की है। कुरान खान नाम की उपाधि भी इन्हीं की है। तो मुझे बताइए फटाफट इनके बारे में, ये किसकी उपाधि है? इन्हीं के द्वारा मलिक, सिपहसालार, ये सभी उपाधियां इनके द्वारा धारण की गई हैं। करेक्ट आंसर की बात करते हैं सर, करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा पर्सन होगा जिससे ही ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं वो इससे रिलेट करती हैं। बगैर परेशानी के इनके बारे में आप याद रखेंगे, करेक्ट आंसर आपको यही देखने को मिल जाएगा। खींच के रखिए। बलबन के बारे में बात करता हूं तो बलबन के पास है उलूग खान की उपाधि है, और इसके पास उलूग खान की है, और साथ ही साथ लिखिएगा उलूग खान, उलूग खान की उपाधि इसके पास आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ बलबन के पास आपको कई सारी उपाधियां और भी देखने को मिल जाती हैं। जैसे उलूग खान तो पहली है, मतलब ये योद्धा बहुत अच्छा था, इसलिए उलूग खान। बट पॉइंट यहां पर यह आपको देखने को मिलता है कि सर इसी के पास आपको देखने को मिलती है बहारुद्दीन की उपाधि। बहारुद्दीन की उपाधि देखने को मिल जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी के पास इसकी थे सुल्तान जहां, सिकंदर सानी, और इसके पास एक उपाधि और होती है आमिर उल मोमिन, ये भी आपको देखने को मिलेगी। इल्तुतमिश के बाद आपको उपाधि देखने को मिलती है कि इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, ये सब चीजें आपको होती हैं।
आगे हम बात करते हैं अगला सवाल। पहली महिला शासक कौन थी? सर क्या चांद बीवी? नहीं, चांद बीवी अकबर के समकालीन है, वो पहली महिला शासक नहीं रही है। बात करें रजिया सुल्तान, परफेक्ट आंसर होगा रजिया सुल्तान ही पहली महिला शासिका आपको देखने को मिलती है। नाम है रजिया सुल्तान। रीजन है कि इसका कार्यकाल बहुत अच्छे स्तर पर रहा है। रजिया सुल्तान का कार्यकाल बहुत अच्छे स्तर पर आप देखेंगे, 1236 से लेकर 40 के बीच में इसका कार्यकाल आपको देखने को मिला है। दूसरा है नूरजहां। नूरजहां जो देखने को मिलती है, जहांगीर की वाइफ है। नूरजहां वाज द वाइफ ऑफ जहांगीर। जहांगीर की वाइफ आपको देखने को मिलती है, शासिका नहीं रही। ताजमहल, शी वाज द वाइफ ऑफ शाहजहां। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, 9वें नंबर का सवाल। चहलगानी तुर्कानी चहलगानी चालीसा गुलाम किसका समूह था? सवालों का लेवल बहुत कम आपको प्रतीत हो रहा है। मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि बच्चा यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर अगर कराऊंगा तो मेडावल इंडिया के ऐसे ही महालल्लू सवाल पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही आएंगे, अच्छे सवाल और भी आएंगे। जैसे ये सवाल अभी रिसेंटली आपको दिल्ली पुलिस के पेपर में भी देखने को मिला। तो दिल्ली पुलिस का जो इस बार पेपर हुआ, दिल्ली पुलिस का जो पेपर था 2025 के अंतर्गत जो हुआ है, उसमें सवाल आया था तुर्कानी चहलगानी किसका समूह था? 40 पावरफुल टर्किश नोबल्स, परफेक्ट आंसर है। जो 40 शक्तिशाली तुर्की सरदार थे वो इस ग्रुप में बैठा करते थे। करेक्ट आंसर यही आपको देखने को मिलेगा। इंपोर्टेंट पॉइंटर ये भी है कि सर जी क्या ये 40 प्रोविंसेस थे? बिल्कुल नहीं थे। 40 फोर्ट्स थे? नहीं। धार्मिक विद्वान थे? नहीं। सर जो बलबन था वो भी इसी में शामिल हो गया था, बर्बन भी इसी में शामिल हो गया था। आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, लोह, बलबन ने रक्त और लोह की नीति किसके लिए लागू करी थी? इसके बारे में बताइए कि बलबन ने लोह और रक्त की नीति क्यों जारी करी थी। इसका ना एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। आवाज फंस रही है, किसी और बच्चे को भी आवाज में इशू है? एक बार बताइए आवाज वगैरह लीजिए। अभी आवाज फंस नहीं रही होगी, अभी ठीक है आवाज? ठीक है, अभी आवाज ठीक है। एसएससी जीडी तक पॉलिटी हो जाएगी बैच की, नवी पराशर का कहना है। बच्चे हाँ बिल्कुल हो जाएगी। एसएससी जीडी तक तो हम तथास्तु बैच की भी पॉलिटी पूरी करा देंगे। क्या बात कर रहे हो आप? देखो अगर हम बात करते हैं लोह व रक्त की नीति क्यों शुरू होती है, होता यह है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर एक लंबे समय तक बहुत ही बेवकूफ लोगों का शासन रहा। वो कैसे? अगर हम बात करते हैं 1240 से लेकर 42 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा कौन है, एक अलग ही रूलर देखने को मिलेगा 42 से 46 तक और 1246 से लेकर 65 तक। यहां है बहराम शाह का रूल, बहराम शाह का रूल है। इसके बाद मशहूद शाह का रूल है, मशहूद शाह का रूल है। इसके बाद नसीरुद्दीन शाह का रूल देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नसीरुद्दीन शाह का रूल है, नसीरुद्दीन शाह का रूल आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ रूल्स आपको यहाँ पर देखने को मिले, बहराम शाह, मशहूद शाह, नसीरुद्दीन शाह, इन 3 लोगों का रूल आपको यहाँ देखने को मिला है। तीनों लोगों का जो रूल था बिल्कुल ही बेकार रूल रहा है। इसमें कोई दम नहीं था। लोगों के मन में शासक के प्रति डर खत्म हो गया। लोग डरते थे किससे? पारसियों से लोग डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि अल हजाज, दिमाग की बत्ती जली, अल हजाज याद आया, अरब अटैकर जिसने अरब से भेजा था किस व्यक्ति को? मोहम्मद बिन कासिम को। वो फारसी था। तो लोग उसके मारे इतने डरते थे घर के गेट बंद कर देते थे। तो बलबन ने गद्दी पर बैठ के कहा कि लाला, क्या लाला, कौन है जानते भी हो? पारसी हैं। तो लोगों ने कहा हम नहीं मानते। क्या लगा? अच्छा, हम लोह रक्त की नीति चला देंगे, यानी जो भी आपका दुश्मन है उसके साथ लोहे से उसका रक्त बहा दो। मतलब बहुत क्रूर और कट्टर रूल इसने किया था। और ऐसा करके क्या हुआ? विद्रोह को दबाने के लिए, सुल्तान के अधिकार को स्थापित करने के लिए, सप्रेस रेबेलियंस एंड एस्टैब्लिश सुल्तान अथॉरिटी, सुल्तान की अथॉरिटी का दबदबा दिखाने के लिए ये चीज यहां पर की गई, जिससे कि लोगों में एक डर बैठ जाए। ये था इसका मेजर रीजन। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 10वां सवाल हो गया, 11वें सवाल की तरफ। लोधी वंश के अंतिम शासक को बाबर ने किस युद्ध में पराजित किया था? जो लोधी वंश का अंतिम शासक था, बाबर ने उसको हराया। ये यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है, तो कब हराया था? ठीक है, चलो तो हम बात कर लेते हैं कब लोधी वंश का अंतिम शासक को बाबर ने किस युद्ध में हराया था। 26, 27, 29 या 39? सर लोधी वंश का जो अंतिम रूलर है उसको पानीपत के युद्ध में बाबर ने हराया था। दैट वाज इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो आपको देखने को मिल जाएगा, इब्राहिम लोधी जो आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा है बैटल ऑफ खानवा, ये राणा सांगा के बीच में हुआ था। ये राणा सांगा के बीच में हुआ था, राणा सांगा वर्सेस बाबर के बीच में हुआ था। बाबर इसके अंदर युद्ध को जीता है। घाघरा का है सर, ये महमूद लोधी के बीच में हुआ था। महमूद लोधी जो अफगान है,
ये वर्सेस बाबर के बीच में हुआ था, बाबर इसको भी जीत गया था। और साथ में चौसा का जो युद्ध है 1539 में, ये हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, वर्सेस शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। और इसके अंदर भी शेर शाह सूरी इस युद्ध को, शेर शाह सूरी इस युद्ध को क्या करेगा, हुमायूं इस बैटल को लॉस्ट करेगा, इस युद्ध को जीत जाएगा। ठीक है, याद रखना। कुछ बच्चों का कमेंट है कि सर हम देख रहे हैं कि आजकल बच्चे लाइव कम आ रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत प्यारा जवाब देना चाहूंगा इस चीज का। देखो, दो चीजें हैं। एक, आज की डेट में अच्छे और सच्चे लोग कम है, ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, हम फेक व्यू नहीं करा पाते। कराने के लिए करा सकते हैं, जानकारियां शायद हमारी कहीं ना कहीं ज्यादा ही रही होंगी, लेकिन हम नहीं कराते। ठीक है, चलो, दो चीजें हुई। ओके, अब इसमें मैं स्पष्टीकरण देता हूँ। बच्चे कम आने के पीछे के दो कारण हो सकते हैं। एक तो इस क्लास का नोटिफिकेशन मैंने साझा नहीं किया था, एकदम से बस मैं लाइव आ गया। ठीक है, चलो। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि होता क्या है कि जैसे जैसे कोई सीरीज चलती जाती है, उसमें बच्चों की संख्या खुद ब खुद गिरती चली जाती है। वो आपको खुद यहाँ पे भी दिखाई देगा, एक रिफ्लेक्शन आपको यहाँ दिखाई देता रहेगा कि बच्चों की संख्या खुद ब खुद गिरती चली जाएगी। जो व्यूवरशिप होती है वो खुद ब खुद आपको गिरती हुई नजर आएगी। और उसके पीछे का कारण ये होता है कि बहुत लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ पाते? लोगों को लगता है कि 4 दिन की चांदनी देखकर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, इस वजह से ये कारण इसका हो सकता है। ठीक है, बस यही है। तो आप अगर कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहेंगे तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, मैंने भी कहा था, इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी अकेले की गलती है, मेरी भी गलती है। मैंने कब कहा मेरी गलती नहीं है? पीछे कुछ समय मैं कंटिन्यू नहीं रह पाया, पीछे क्लासेस में नहीं ले पाया, मेरे पीछे कारण है कि मैं नहीं ले पाया क्लास। लेकिन बात यह है कि जब आपको पढ़ने का मौका मिले तब आपको पढ़ना चाहिए। बहुत सारे हैं डेली वाले स्टूडेंट हैं, मैं इस बात को लिखित तौर पर दूंगा कि हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करने वाले जो मेजर छात्र हैं, मैं आगे 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर इन सब बच्चों के कमेंटों का स्क्रीनशॉट लेके, इनका वर्दी के साथ अगर मैंने स्क्रीनशॉट ना दे दिया तो बेकार है। फिर ये चीज मैं करके दिखा दूंगा। आगे हम बात करते हैं बगैर परेशानी के। सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? यूपी पुलिस 2018। आज सवालों का कोई लेवल नहीं है, लेकिन इसमें मैं चाहूंगा कि आप सभी तगड़े लेवल पर कमेंट करें ताकि आपको समझ में आए कि लेवल क्या है। कृष्णदेव राय जो खुद तुलुव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तुलुव डायनेस्टी से बिलोंग करेंगे। अगर हम बात करें, विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश आपको देखने को मिलते हैं, जो है आपका संगम, सुलभ, तुलुव, अराविडु। संगम, सुलभ, तुलुव और अराविडु। संगम, सुलभ, तुलुव और अराविडु आपको देखने को मिल जाएगा। अराविडु आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो संगम के अंतर्गत शुरू करने वाले हरिहर और बुक्का होंगे। सुलभ के अंदर नरसिंह होंगे। नरसिंह नरसिंह सुलभ ने स्टार्ट किया था, ये वीर नरसिंह तुलुव हो जाएंगे, ये वीर नरसा तुलुव हो जाएंगे, या नरसिंह ही लिख लीजिए। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे तिरुमल। तिरुमल ने कैपिटल को पेनुगोंडा रखा था, बाकी सबने कैपिटल को विजयनगर ही रखा है। कैपिटल इनकी हम्पी देखने को मिली है। करेक्ट आंसर है हरिहर एंड बुक्का। ये विजयनगर एम्पायर की स्थापना यहाँ पर करेंगे, और करेक्टली आपको देखने को मिल जाएगा विजयनगर एम्पायर के संस्थापक कौन है। यही लोग विजयनगर एम्पायर के संस्थापक भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बिना किसी परेशानी के। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं कि तलीकोटा का युद्ध 1565 का परिणाम क्या हुआ। बैटल ऑफ तालीकोटा का परिणाम क्या देखने को मिलता है, फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए। मुशु, अच्छा मेरी लैंग्वेज पे हंस रहे हो आप? कोई बात नहीं, चलो खींच के रखो बाबू। मेरे साथ वाली फोटो में मिलियन जाएंगे दाऊ साहब, बिल्कुल अनुपम। अनूप, चलिए। तो तलीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा जाता है, विजयनगर वर्सेस। ये जो युद्ध था ये विजयनगर के बीच में, और विजयनगर के अगेंस्ट में आपको कौन देखने को मिलेगा? सर, विजयनगर वर्सेस बहमनी के बीच में युद्ध आपको देखने को मिलता है। तो विजयनगर वर्सेस बहमनी के बीच में जब ये युद्ध देखने को मिलता है तो इसको समझिए। सर, विक्ट्री ऑफ विजयनगर, विजयनगर की विजय इसमें होती है। डिफीट ऑफ विजयनगर, डिक्लाइन ऑफ एम्पायर, विजयनगर की पराजय होती है और साम्राज्य का पतन हो जाता है। ट्रीटी होती है, कोई ट्रीटी नहीं होती, मुगल रूल यहां पर नहीं आता। वास्तविकता में होती है कि डिफीट ऑफ विजयनगर और इसके बाद डिक्लाइन ऑफ एम्पायर, इसके बाद एम्पायर का डिके शुरू हो जाता है। ये एकमात्र ऐसा युद्ध रहा है जिसने विजयनगर की नींवों को हिला के फेंक दिया। इसके बाद धीरे 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 ये टूटता चला जाएगा। और जो बच्चे डेली करंट अफेयर के लिए पूछ रहे हैं, थोड़े से दिन और रुक जाओ, डेली करंट अफेयर आपकी आ रही है। आप लोगों के चक्कर में मैंने दोस्तों से उधार लेके गोप्रो खरीद लिया है।
अपने मित्रों से उधार लेने के बाद मैंने GoPro कैमरा खरीदा है, ताकि सुबह सुबह मैं आपको HD में करंट अफेयर्स दे पाऊं। बस अब तुम रुक जाओ, ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं 14वें नंबर का, डेली करंट अफेयर भी आएंगी। कृष्णदेवराय विजयनगर के किस वंश से संबंधित थे? कृष्णदेवराय जो थे वो विजयनगर के किस वंश से संबंधित आपको देखने को मिलते हैं, बताएं। सर कृष्णदेवराय, मैंने आप जस्ट बता के आता हूँ, KDR कृष्णदेवराय, आपकी डायनेस्टी इनकी देखने को मिल जाएगी तुलुप वंश से है। किससे हैं सर? तुलुप वंश से देखने को मिल जाएंगे। ये यूपी पुलिस 2019 का सवाल है। अगर आपको अच्छे लेवल के सवाल करने हैं तो इसके अंतर्गत आप देख लेना कि जो इसकी जो वीडियो नंबर 1 है उसको आप यहाँ पर देख लेना, तो वो चीज आपको यहाँ पर क्लैरिटी के साथ दिख जाएगी। क्लैरिटी के साथ वो चीज आपको यहाँ दिख जाएगी। फटाफट बताइए कि इनके जो फाउंडर हैं वो आपको कौन देखने को मिले हैं? फाउंडर कौन देखने को मिले हैं तुलु वंश के फाउंडर? सर दैट वाज वीर नरसिंह। तुलु वंश के फाउंडर दैट वाज वीर नरसिंह आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत में पहली बार कब उतरा था? अच्छा, मैं यहाँ पर स्पष्टीकरण दे दूं कि मैं पुर्तगालियों को या फिर भारत के अंदर कंपनी के अराइवल को, इस वाले पॉइंटर को जो मैं पढ़ा रहा होता हूं वो आधुनिक में पढ़ाता हूं। बट कुछ किताबों में, क्योंकि मिडाइवल में है, कुछ बच्चे भी मिडाइवल में मानते, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है। बात करूं पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को दी गामा भारत में पहली बार कहां पर उतरा था? कालीकट में उतरा था, जो कोझिकोड में देखने को मिलता है। और यहाँ पर इसका स्वागत जमोरिन ने किया था। ठीक है, वेलकम्ड बाई, वेलकम इसने किया था इसका, वेलकम्ड बाई जैमोरिन। जैमोरिन ने इसका स्वागत यहाँ पर किया था, जैमोरिन ने इसका स्वागत यहाँ पर किया था। अगले पॉइंटर की और चर्चा कर लेते हैं। जमोरिन ने स्वागत किया था, ये तो है ही। अगले पॉइंटर की और भी इसमें चर्चा कर लेते हैं। बताइए सर, पॉइंटर आपको ये देखने को मिल जाएगा, भारत में जब ये आया तो कई सारी चीजें इसकी देखने को मिली। जैसे स्वागत जैमोरिन ने किया, राजा जैमोरिन ने किया। यहीं पर पूछा जा सकता है कि सर जब ये भारत में आता है तो इसकी मदद किसने की थी? सर इब्न अल मजीद ने इसकी मदद की थी, जो मालिंदी से इसके साथ बैठा था। मैंने आपको बताया कालीकट में, तो इसको हेल्प किसने करी थी? हेल्प किसने की थी इसकी? सर हेल्प की थी इब्न अल मजीद। इब्न अल मजीद ने इसकी हेल्प करी थी, इब्न अल मजीद ने इसकी हेल्प करी थी, जो मालिंदी से इसके साथ बैठा था। मालिंदी से इसके साथ बैठा था, और मालिंदी आपको देखने को मिलते साउथ अफ्रीका के अंदर। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझो के बाबरी किस भाषा में लिखी है? सर तुर्की भाषा में लिखी है। बिल्कुल समय नहीं लगाना। इसका फारसी ट्रांसलेशन आपको बाबरनामा देखने को मिलता है, दैट इज बाबरनामा। बाबरनामा इसका ट्रांसलेशन है जो फारसी में है। नामा ये किसके द्वारा लिखी गई है? सर ये लिखी गई है अबुल रहीम खाने खाना। अबुल रहीम खाने खाना के द्वारा लिखी गई है। अबुल रहीम खाने खाना के द्वारा इसको लिखा गया है, जो बैरम खान के बेटे हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये लीजिए, हुमायूं को शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेर खान इन विच बैटल? सर बैटल ऑफ चौसा में भी, बैटल ऑफ कन्नौज बिलग्राम में भी, दोनों में हराया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैटल ऑफ पानीपत इनके बीच में नहीं देखने को मिलता। पहला देखने को मिलता बाबर और इब्राहिम के बीच, दूसरा अकबर हेमू के बीच, तीसरा अहमद शाह अब्दाली वर्सेस बालाजी बाजीराव। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं। फटाफट बताइए सर, आपने घर के हर फोन में सब्सक्राइब किया है। ठीक है यार, थैंक यू। ओके, हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं तगड़े तरीके से। नेक्स्ट ये रहा 18वें नंबर का सवाल है, पेशावर से बंगाल तक ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? बताइए सर। ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी, जिसको सड़क आजम भी कहा जाता था, जिसको सड़क आजम भी कहा जाता था। कोई लेवल नहीं है इन सवालों का, मैं खुद कह रहा हूं, क्योंकि यार मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराने पड़ते हैं, क्योंकि मैं आपको आईना भी दिखाना चाहता हूं। तगड़े सवाल जब मैं कराने पे आता हूं तो अच्छे अच्छे बच्चों की सिनक निकल जाती है। ठीक है, याद रखना। बट इसमें मैं हल्की चीजें भी रखता हूं, जिससे कि आप थोड़ा सा समझ भी पाए। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी प्रथा शुरू करी थी? अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू करी थी। मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया गया था अकबर के द्वारा। जब्ती सिस्टम भी इसी ने शुरू किया था। जब्ती सिस्टम भी इसी ने शुरू किया था, जब्ती सिस्टम। तो जब्ती सिस्टम भी जो था वो इसी के द्वारा जब्ती सिस्टम भी शुरू किया गया था। इसके फाइनेंस मिनिस्टर आपको कौन देखने को मिलता है? जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन देखने को मिलते हैं? सर इनके फाइनेंस मिनिस्टर आपको देखने को मिलते हैं टोडरमल जी। टोडरमल जी आपको देखने को मिलते हैं, टोडरमल आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, इनके फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, खींच के रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए अगला सवाल है, जो अकबर की सुलह ए कुल नीति का अर्थ क्या होता था? बिना किसी परेशानी के मुझे बताइए, इसकी सुलह ए कुल नीति का जो मतलब है वो आपको क्या देखने को मिलता है? आर्थिक सुधार इसने जब्ती सिस्टम के माध्यम से किया था।
ये जब्ती सिस्टम के माध्यम से, जब्ती प्रणाली के माध्यम से किया था? सर, प्रशासनिक पुनर्गठन इसने प्रारंभिक तौर पर किया था। एक सवाल बड़ा ही लल्लू सा पूछा जाता है, वो विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ अकबरा? अकबर का लास्ट बैटल आपको क्या देखने को मिलता है? अकबर का लास्ट बैटल आपको कौन सा देखने को मिलता है? अकबर का लास्ट बैटल आपको कौन सा देखने को मिलता है? इस बारे में चर्चा करके बता दीजिए। विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ अकबरा? अकबर का लास्ट बैटल कौन सा देखने को मिलता है? तगड़े तरीके से बताओ, अकबर का लास्ट बैटल आपको कौन सा देखने को मिलता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अकबर का लास्ट बैटल, इसके बारे में मुझे बताने। देखो, करेक्ट आंसर इसमें देखने को मिल जाएगा, रिलीजियस टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल पीस की थी, धार्मिक सहिष्णु और सार्वभौमिक शांति के लिए, कि हाँ भाई, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपकी शांति को स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंसी भी रखी जाएगी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अकबर का लास्ट बैटल कौन सा था, वह कब आपका लड़ा गया है? फटाफट बताएं बगैर परेशानी के। अबे, गुजरात अभियान 1571 में शुरू कर दिया है बे, क्या बोल रहे हो बाबू? गुजरात अभियान कैसे हो जाए, मुझे ये बताओ। नहीं, मुझे एक बात बताओ, फिर 1571 में क्या करेगा ये? ठीक है, फटाफट आप बताएंगे। आगे एक सवाल है वैसे, नवरत्न नौरत्न किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? आसिरगढ़ किले को जीतना। बहुत बढ़िया, ये शशि का जवाब है। शशि आशिरगढ़ किला ही इनका अंतिम अभियान देखने को मिलता है। यहां बात करते हैं नवरत्न किस युग में आपको देखने को मिलते हैं? अकबर के दरबार में नवरत्न आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन थे सर जी? टोडरमल पाजी देखने को मिलते हैं, टोडरमल जी हैं। मानसिंह जी हैं, जो इनके कमांडर हैं, मानसिंह जी हैं। बीरबल जी हैं, जिनका नाम रामतनु पांडे आपको नहीं, जो बीरबल जी जिनका नाम महेश दास है। तानसेन है, जिनका नाम रामतनु पांडे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये 4 लोग तो ये हो जाएंगे। इसके अलावा अबुल फजल फैजी, अबुल फजल इनका राइटर है, जो अकबरनामा लिखेगा, अबुल फजल। अकबरनामा कितने हिस्सों में है? 3 हिस्सों में है। फैजी है, इसका भाई है। अबुल रहीम खाने खाना है, अबुल रहीम खाने खाना आपको देखने को मिल जाएंगे। अबुल रहीम खाने खाना आपको देखने को मिल जाएंगे। हकीम हुमाम देखने को मिल जाएंगे। हकीम हुमाम आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक बचते हैं जिनको कहा जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि वो मुल्ला दो प्याजा थे, कुछ लोग बोलते हैं मुल्ला दो प्याजा देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हकीम हुमाम नहीं थे, इनके स्थान पर भगवान दास थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल ये रहा, दीन इलाही किसके द्वारा? अकबर के द्वारा दीन इलाही बनाया गया था, जिसको अपनाने वाले केवल 2 ही लोग थे, एक हिंदू एक मुस्लिम। तो दीन इलाही को अपनाने वाला जो मुस्लिम था वो अकबर था, जो हिंदू थे वो बीरबल थे। जहांगीर को कहा जाता है न्याय का राजा, क्योंकि इसने यमुना नदी के तट से लेकर आगरा के किले तक सोने की जंजीर बिछवा दी थी, कि जिसको भी न्याय चाहिए वो घंटी खींचकर न्याय मांग सकता था। खींच के रखो बस। अगर आप तगड़े तरीके से लाइक करते हैं तो अपने आप जो हमारा लाइव का मैटर है वो अपने आप उठ जाएगा। खींच के रखो, मैटर खींचो एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला सवाल है, तो जब्त सिस्टम है, जब्ती प्रणाली जिसको कहा जाता है, ये क्या था? सर, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये किस चीज के मतलब जब्त प्रणाली जो है ये किस चीज पर बेस करती थी? जब्त प्रणाली में यह भी कहा गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट या सैलरी के अंदर डाउनफॉल आपको देखने को मिल जाएगा। अकबर की जो उपाधि है वो बता दीजिए। अकबर की उपाधि जब जब्ती प्रणाली इसकी बहुत तगड़े तरीके से मैच करती है लोगों की सोच से, तो लोगों ने ही खुश होकर इसको अकबर कहा था। जब्ती प्रणाली टोडरमल लेके आया है, तो सही मायने में देखा जाए तो अकबर टोडरमल के बिना अकबर बन ही नहीं सकता था। अगर हम इसके अंतर्गत बात करते हैं भूमि की माप और एवरेज प्रोडक्ट के बेसिस पर, यहां पर अकबर के द्वारा भूमि के लिए जब्ती प्रणाली शुरू की गई थी। कहा गया था कि जो यहां पर अब टैक्स लिया जाएगा वो परसेंटेज बेसिस पर लिया जाएगा। तो परसेंटेज बेसिस पर टैक्स लिया गया था। परसेंट बेस्ड टैक्स आपको यहां देखने को मिल जाएगा, जो यहां पर लोगों के द्वारा दिया जाता रहा था। इस बारे में आप तगड़े तरीके से रखेंगे याद। ये लीजिए अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगर पूछा जाए बादशाहत में कोई भाईचारा नहीं है, किंगशिप नोज नो किंगशिप, ये किसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है? काफी क्लासिकल स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। यह किसने दिया था? अकबर ने क्या अपने किसी भाई के साथ इसको साझा किया था? अकबर एकमात्र पुत्र था, तो इसने किसी के साथ इसको साझा नहीं किया था। ठीक है, दूसरा है जहांगीर के बारे में अगर हम बात करें, क्या जहांगीर का कोई भाई देखने को मिलता था? कोई भी सर्वोत्तम भाई इसका नहीं देखने को मिला था। नेक्स्ट है शाहजहां के भाई हैं, शाहजहां के भाई थे, खुर्रम वगैरह ये सब थे। ठीक है, खुसरो वगैरह ये सब थे। लेकिन अगर हम बात करें क्या औरंगजेब का कोई भाई था, तो वो भी आपको बताना। देखो, अगर हम बात करते हैं, औरंगजेब ने अपने कई सारे भाइयों की पार्किंग लगाई थी। इसने दारा शिकोह को मारा, इसने मुराद को मारा।
ठीक है, इसने शुजा को मारा, तो इसका एक अलग ही बुद्धि चलती थी, ये किसी को भी निपटा देता था। और औरंगजेब ने ही कहा था किंगशिप नोज नो किंगशिप, इसने कहा था कि मैं दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बना दूंगा। और दारुल हर्ब, ये देश दारुल हर्ब है, और इस दारुल हर्ब को मैं दारुल इस्लाम बना दूंगा। ये इसी का स्टेटमेंट है, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बना देने का, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बना देने का यही कॉन्सेप्ट आपको यहां देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस बारे में आपको पूरी तरीके से चीजों को याद रखना होगा। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, तगड़े तरीके से खींचिए। जीसस भाई, किस मुगल सम्राट ने अपने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था? यूपीएससी 2020। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूंगा, आज हमारी क्लास कहां पहुंच गई? आज हमारी क्लास जीसस जी के पास पहुंच गई। जीसस जी, जीसस शील्ड, जीसस शील्ड के पास आज क्लास पहुंच गई। ओफो, लगता है क्लास बहुत दूर तक जा रही है। जीसस जी, मैं आपको बताऊं, जीसस जी के बात से मुझे याद आया कि जो आप ईसा मसीह शब्द देखते हैं, ये वास्तविकता में कोई शब्द ही नहीं है, ये जीसस ही शब्द था। लेकिन जो ईसा मसीह है, ये इंडियंस ने अपने ट्रांसलेशन बेसिस पर चेंज किया है। सर प्लीज गाइड कीजिए, और सीपीयू में 97 बने, बहुत कम है बच्चे आपके, बहुत कम है। 97 कैसे यार? सीपीयू में 97 नंबर पे आप कैसे सिलेक्शन की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और दिल्ली पुलिस में 59 है, ये भी थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कतें हों, बन सकती है बात। तो कौन से मुगल सम्राट है जिन्होंने अपने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया है? अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब था, इसने सभी प्रकार के संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। संगीत की सर्वाधिक पुस्तकें किसके समय में देखने को मिलती हैं? तो विभू भाई, जो मैक्सिमम बुक्स ऑन म्यूजिक है, मैक्सिमम बुक्स ऑन म्यूजिक जो आपको देखने को मिल जाएंगे, मैक्सिमम बुक्स ऑन म्यूजिक जो आपको यहां देखने को मिल जाएंगी, मैक्सिमम बुक्स ऑन म्यूजिक, ये कब आपको देखने को मिलेंगी? सर, संगीत पर अधिकतम किताबें औरंगजेब के ही कार्यकाल में देखने को मिली हैं। मंदिरों को भी इसने तोड़ा है, कई सारे काम इसके द्वारा और भी किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रद्युमन साहब। ताजमहल शाहजहां ने किसकी याद में बनवाया था? सर मुमताज महल की याद में इसने ताज महल बनवाया था। जहांनारा इसकी बेटी आपको देखने को मिल जाएगी, इसकी बेटी देखने को मिल जाएगी। नूरजहां इसकी बहू आपको नूरजहां जो है इसकी आपको देखने को मिल जाएगी माताजी, माताजी के केस में आपको देखने को मिल जाएगी नूरजहां जी। ठीक है, याद रखें, जहांगीर के जो है वाइफ है वो नूरजहां थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में। सर दिल्ली में जो लाल किला आपको देखने को मिलता है, इसको शाहजहां ने बनवाया था। 1638 में शाहजहां ने, 1638 में शाहजहां शाहजहां ने दिल्ली में कैपिटल ट्रांसफर करी थी। इसने क्या किया था? कैपिटल को ट्रांसफर किया था। कैपिटल को कहां से कहां ट्रांसफर किया था? सर कैपिटल को इसने ट्रांसफर किया था, आगरे से दिल्ली लेकर गया था। आगरा से कहां लेकर गया था? सर आगरा से दिल्ली इसने कैपिटल को ट्रांसफर किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो तगड़े तरीके से खींचो मीटर को एक बार। ठीक है, चलिए सर, ये सब सवाल भी आते हैं यार, ये बहुत आसान सवाल है ना, पहले यूपीएसआई का लेवल नहीं था ना बच्चा, अब थोड़ी आते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा, प्रसिद्ध चित्रकारी हमजानामा ये किसके आदेश पर बनाई गई थी? अब हमजानामा का बताओ ना, क्या है हमजानामा? हमजानामा क्या है बताओ, क्या है हमजानामा? अब बताइए क्यों? बस ठीक है। देखो चलिए, आगरा का अकबर ने बनवाया था, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये भी मैंने एक विचार किया था, इस पर मैंने काफी महत्वपूर्ण विचार किया है, इस बारे में मैं आप लोगों से चर्चा भी करना चाहूंगा। एक बार मैं गूगल चोर में खोल लूं जिसको क्रोम कहा जाता है, तो इसमें जरा हम जीत राणा जीएस पर आते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर अब आप अपने टेलीग्राम पर आएंगे, ये लीजिए, आप लोगों का टेलीग्राम कुछ ऐसा दिखने लगा है आजकल, इस पे 1,68,000 फॉलोवर होने जा रहे हैं। आप ही का टेलीग्राम में भाई, मेरा तो क्या है, आप तक कोई जानकारी होती है पहुंचा देता हूँ। ठीक है, काहो दरोगा जी, ठंड तो नहीं पड़ गए? ठंडे तो नहीं पड़ गए? बहुत ही अद्भुत, काफी मजबूत लोग हैं लगता है ग्रुप में। अच्छा, ये मैंने एक सवाल पूछा था, तो लगभग 1800 लोगों ने इसमें वोट किया है। ठीक है, और तकरीबन 8400 लोग इसको देख पाए हैं। मुझे समझ में नहीं आता, 8400 लोग देख पाए हैं तो 1800 ने ही वोट क्यों किया है? अजीब बात है। खैर, मैंने पूछा था कि बैच को यूट्यूब पर भी लाइव चाहते हैं, तो ये बैच यूपीएससी, रेलवे और एसएससी तीनों के लिए था। कुछ बच्चों को लगता है कि ये जो बैच है ये केवल एसएससी के लिए, या ऐसे ही मानना है, ये सबके लिए था। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि जो बच्चे कह रहे हैं यूट्यूब पर लाइव इसको देखना चाहते हैं, तो भाई इस पे जितने ऐसे बच्चे थे जिनका कहना था कि हाँ जी हम इसको यूट्यूब पे लाइव देखेंगे, तो भाई एक चीज यहां पर मुझे आप बताना कि अगर आप सबके सब एग्री होते हो रोज लाइव आने के लिए, तो रोज लाइव में संख्या अधिक चाहिए होगी, तभी इस बैच को वहां पे लाकर खर्चा निकाला जा सकता है। अन्यथा
फिर कॉस्ट एफिशिएंसी इसमें नहीं बन पाएगी। ये बैच तगड़ा है, यूट्यूब पर लाइव मिल जाएगा, लेकिन भाई ऑब्वियस सी बात है हम इसको अपलोड नहीं कर सकते, वरना बैच का जो पैसा है वो रेवेन्यू नहीं निकल पाता। हाँ, मैं अपनी तरफ से इतना कर सकता हूँ, खुले दिल का आदमी हूँ, बिजनेसमैन ना मैं पहले था ना मैं आज हूँ, सिंपल सी बात है, आपके लिए इतना किया जा सकता है। अगर तैयार है तो बताइए। करेक्ट आंसर है अकबर। अकबर ने ही हमजानामा बनवाई थी। दिस वाज द कलेक्शन ऑफ ड्राइंग्स, कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स। ये आपको देखने को मिलता है, कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये आपको देखने को मिलता है कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स। ये कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। चित्रकलाओं का एक संयुग्म आपको यह देखने को मिल जाएगा। चित्रकलाओं का संयुग्म आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं 29वें नंबर का भौकाल सवाल। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी? ये बहुत बढ़िया सवाल, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, बताइए। ठीक है, चलिए। अच्छा, यूट्यूब पर फिर वो लाइव रहेगा, रिकॉर्डेड नहीं रहेगा, वो बात याद रखना। जो हमारा बेस्ट तथास्तु है वो लाइव रह सकता है। 12 बजे क्लास स्टार्ट होगी, 1:30 बजे तक जब तक वो लाइव रहेगा वो चैनल पे रहेगा, उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा। यही कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ काम कर सकता है, जिससे कि मैं आप लोगों का काम भी कर पाऊं और कंपनी के लिए भी चीजें अच्छी कर पाऊं। ठीक है, मुझे भी थोड़ा देखना पड़ता है ना भैया। ठीक है, अब मैं अपना तो प्लेटफॉर्म है नहीं, ये बोर्ड भैया किराए का है, उधार बोर्ड चल रहा है। ठीक है, कैमरा लिया है, दोस्तों से पैसे मांग के लिया है। फोन, हाँ, फोन एक मित्र था, उसने छोटे मोटे पैसे दे दिए, थोड़े से मैंने डाल दिए, तब जाके वो फोन आया है। एक टी शर्ट है, 800 रुपए की ली थी, 800 दिन पहन के मानूंगा ऐसा। क्या बात कर रहे हो? मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में उत्कर्ष पर थी? अकबर के शासनकाल में अगर हम बात करते हैं तो अकबर के शासनकाल में लेखन कार्य का स्वर्णिम युग था। लेखन कार्य का स्वर्णिम युग देखने को मिल जाएगा। लेखन कार्य का स्वर्णिम युग आपको देखने को मिल जाएगा। स्वर्णिम युग आपको यहां देखने को मिल जाएगा। लेखन कार्य का स्वर्णिम युग आपको यहां देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। जहांगीर की बात करता हूं। इसके समय में जो पेंटिंग थी, पेंटिंग एट पीक, पेंटिंग एट पीक आपको देखने को मिल जाएगी। पेंटिंग एट पीक आपको देखने को मिल जाएगी। इसके समय में बर्नियर नाम का पेंटर रहा करता था। बर्नियर नाम का पेंटर यहां पर रहा करता था। ठीक है, चलो। बर्नियर नाम का पेंटर इसके समय में था। और दसवंत और बसावंत ये थे अकबर के समय में। शाहजहां के में देखेंगे आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर जो था, आर्किटेक्चर अपने चरमोत्कर्ष पर था। लेकिन औरंगजेब के समय में केवल कट्टरवादी पना ये चरम पर था। करेक्ट आंसर होगा मुगल चित्रकला, ये जहांगीर के समय में अपने पीक पर रहेगी। जहांगीर के समय में अपनी पीक पर रहेगी। ठीक है, चलिए। सर, ग्राम प्रधान से आज आपका चैनल सब्सक्राइब करवा दिया है, ये बोलकर आए हैं कि आगामी चुनाव में वोट चाहिए, तो आपको सब्सक्राइब करना ही होगा। अप्रैल में चुनाव है, अप्रैल के चुनावों की तैयारी हमारे यहां अभी से हो चुकी है। चलिए आगे हम बात करते हैं। लीजिए, तीसरा सवाल। किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी है? तुजुक ए जहांगीरी को कंप्लीट किसने किया है? हु कंप्लीटेड इट? मुझे बताओ, हु कंप्लीटेड इट? हु कंप्लीटेड तुजुक ए जहांगीरी? कंप्लीटेड इट, तुजुक ए जहांगीरी को किसने कंप्लीट किया है? क्योंकि जहांगीर ने इसको लिखा तो है, ये कोई गलती नहीं कि जहांगीर ने लिखा। जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी को लिखा तो है, पर पूरा किसने किया है? औरंगजेब की भी आपको देखने को मिल जाएगी, इसको आलमगीर नामा आपको देखने को मिल जाएगा। फटाफट बताइए। ठीक है, बात करते हैं। सर, मैं जानता हूं आप गोल्फ जैसे गेम खेलते हैं। अबे भाई, कोई ले गया था, मेरा पड़ोसी ले गया था कि चलो हमारे यहाँ पे गोल्फ जैसी चीज आई है, आप खेलना चाहो तो चलो। फिर मैं गोल्फ खेलने चला गया था। हाँ, वरना भाई कहीं ही गोल्फ खेला जा रहा है भैया। हाँ, बहुत बढ़िया। कंचे खेले आपने कभी? कंचे खेले? कंचे, कंचे पता है खेले जा में? देखो, अगर मैं बात करता हूँ, इसको किसके द्वारा कंप्लीट किया गया था वो बताइए। ठीक है सर, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? आप लोगों के अपने टेलीग्राम पर, जीत राणा जीएस पर ही मिलेगा। एम्पोरियो अरमानी की? अरे ये एम्पोरियो अरमानी की नहीं है, वो तो दूसरी है, ये तो नॉर्मल है। आरईडी जी हाँ, ओके। करेक्ट, अगर हम बात करते हैं तो मैंने पूछा था कि ये जो आप देखते हैं पुस्तक, इसको किसके द्वारा पूरा किया गया है? ठीक है, चलिए। तो सिंपल सी बात हम कर लेते हैं, इसको नूरजहां ने पूरा नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं? अरे इसको मोतमिंद खान ने पूरा किया था, गधे कहीं के, याद नहीं रखते। मोतमिंद खान ने इसको पूरा किया था।
पूछा जा रहा है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? सर तुकाराम और नामदेव जी के द्वारा जो नेतृत्व है वो किया गया है महाराष्ट्र में। चैतन्य महाप्रभु वेस्ट बंगाल में करेंगे, गुरु नानक देव जी आपके सिख धर्म का जो है प्रचार प्रसार करेंगे और ये पंजाब में करेंगे, और कबीर जी जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में यह खिचड़ी भाषा में इस चीज का आगे इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं संत कबीर किस परंपरा से संबंधित है? संत ये निर्गुण भक्ति से लिखते हैं। देखो, रही मन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। वाह वाह वाह, कबीरा साधु ना भूखा जाए। ठीक है, लय में गा रहे होते हैं लोग। ठीक है, कि कल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, बढ़िया चीजें हैं। इन्होंने निर्गुण भक्ति को यहाँ पर आगे बढ़ाया है। पूछा भारत में चिश्ती सूफी सिलसिले की स्थापना किसके द्वारा की गई है? इसके बारे में भी मुझे बताएंगे कि भारत के अंतर्गत चिश्ती सूफी सिलसिला इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है। ये सवाल बच्चों के लिए आसान होते हुए भी मुश्किल हो जाते हैं, तो इस बारे में मैं जानना चाहूंगा जो भारत के अंदर आपको चिश्ती संप्रदाय देखने को मिलता है उसके बारे में बताइए। सर रिकॉर्डेड वाली क्लास में नई टी शर्ट थी, यहाँ पे पुरानी टी शर्ट चल रही है, क्या चक्कर है? टी शर्ट जैसा कि मैंने बताया मेरे पास 2 टी शर्ट है, और ये वाली जो टी शर्ट है निर्धारित कर दी गई है इस वाली क्लास के चक्कर में, इसलिए पहन लिया है। लोग अपने कंपनी का प्रचार टी शर्टों पे करते हैं, मैं टी शर्टों का प्रचार इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे ब्रांडों ने पैसे दे रखे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बात चल रही है, डील चल रही है, वो लोग पैसे भेजने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि 2 समोसे 2 बिरयानी और यहाँ पे भेजी जाएंगी, वो भी वेजिटेरियन, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन आदमी हूँ। तो अगर मैं इस सवाल की जवाब की बात करता हूँ तो ये आपको कौन देखने को मिल जाएंगे? दैट इज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जो स्पष्ट तौर पर पता लगता है कि यह चिश्ती सूफी सिलसिले को शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे। यह वैसे तो आपको देखने को मिलते हैं ये गौरी के साथ भारत में आना चाहते थे लेकिन आ नहीं पाए, इस वजह से इनको कुतुबुद्दीन ऐबक अपने साथ लेकर आया था। और कमाल की बात ये देखने को मिलती है कि अजमेर के अंदर इनकी दरगाह भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करना है। उत्कर्ष नाम के बच्चे क्लास के अंदर काफी समझदार प्रतीत हो रहे हैं। किस सिख गुरु को ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ किसके द्वारा संकलित किया गया है, यानी कंपाइलेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि आदि ग्रंथ को किसके द्वारा कंपाइल किया गया है, प्रारंभ किसने किया था और कंपाइल किसने किया है, फटाफट बताइए। कॉन्ग्रेचुलेशन कर दी गई है यहाँ रोहित अग्रवाल की तरफ से, अद्भुत। ठीक है, क्या हुआ? ठीक, ठीक से। चलिए आगे हम बात करते हैं। बहुत बढ़िया, काफी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं गुरु अंगद देव जी का नाम यहाँ पर बहुत बार आ रहा है। कुछ बच्चों के अलग अलग सवालों के जवाब यहाँ पर नजर आते दिख रहे हैं। करेक्ट आंसर आपको गुरु अंगद देव जी देखने को मिल जाएंगे आदि ग्रंथ के संबंध में। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं कि यहाँ पर जो गुरु ग्रंथ साहिब देखने को मिलती है, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में अगर हम बात करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को किसने प्रारंभ किया था? जो गुरु ग्रंथ साहिब है जिनको 11th गुरु भी कहा जाता है, इनके बारे में अगर मैं बात बताऊं तो इनको अर्जन देव जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, और इसको जो पूर्ण किया है वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा इसको पूर्ण किया गया था। इस बारे में स्पष्टीकरण के साथ याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह ने सिख खालसा की स्थापना कब की थी? जो गुरु गोविंद सिंह जी आपको देखने को मिलते हैं, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। वो खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अनुपम नाम के बच्चे एक अलग ही कमेंट कर रहे हैं। अनुपम नाम के बच्चे ने अभी जस्ट कमेंट किया है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो कमेंट ऑफ करके पढ़ते हैं। ठीक है, फुल स्क्रीन में पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखिए। एक फनी कमेंट किया था, फनी नहीं कह सकते, फैक्ट भेजा था अनूप ने। अनूप ने तो कहा था कि सर पढ़ने वाले बच्चे तो फुल स्क्रीन में पढ़ते हैं, मैंने तो इसलिए कमेंट करता हूं क्योंकि मैं तो जीत सर की टीम में हूं। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कब हुआ था शिवाजी का? शिवाजी का कोरोनेशन होता है छत्रपति के रूप में, वह आपको कब देखने को मिला है? ठीक है, फटाफट हम बात करते हैं। ऊपर था, ऊपर था। आगे हम बात कर रहे हैं, तगड़े तरीके से बताएंगे बच्चे। चलो
ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या चीजें आपको देखने को मिली हैं। देखो जी, बात करते हैं छत्रपति के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज जी 1674 में राज्याभिषेक होता है इनका, रायगढ़ के अंदर राज्याभिषेक होता है। और कमाल की बात यह है कि किसके द्वारा, सर यह गंगा भट्ट के द्वारा होता है। तो गंगा भट्ट नाम के जो व्यक्ति हैं वो छत्रपति के तौर पर इनका राज्याभिषेक करते हैं। बेहतरीन तरीके से इस बारे में भी आप पूरी तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं और आगे चीजों को हम लेके चलते हैं। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी की डेथ कब हुई है, बर्थ कब हुआ है। डेथ आपको देखने को मिलेगी 1680 के अंदर। बर्थ आपको कब देखने को मिलेगा, बर्थ आपको देखने को मिल जाएगा 1627 के अंदर, शिवनेर पुणे के अंदर हुआ है। शिवनेर पुणे के अंदर हुआ है। इनकी मृत्यु 1680 में होती है खराब वातावरण के कारण, क्योंकि कोलंबा में कर्नाटक अभियान के दौरान इनको मौसम कुछ पसंद नहीं आया, जिस वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर मैं बात करता हूं इनके बारे में तो याद रखना शिवाजी के पिताजी का नाम आपको क्या देखने को मिलता है, जरूर बताइएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, पेशवा क्या होते हैं। प्रधानमंत्री ही पेशवा होते हैं। पेशवाहत कब शुरू होती है, प्रथम पेशवा आपको विश्वनाथ बालाजी देखने को मिलते हैं, जिनका नाम है विश्वनाथ बालाजी देखने को मिल जाते हैं। तो विश्वनाथ बालाजी के बारे में अगर मैं चर्चा करता हूं तो ये 1713 से लेकर 19 तक अपने पद पर रहे हैं। 1713 से लेकर 1719 तक अपने पद पर रहे हैं। ठीक है, याद रखना बिना किसी परेशानी के। ओके, विश्वनाथ बालाजी आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। ये 20 तक रहे हैं यार, 19 क्यों लिखा जाता है हमेशा, जब भी लिखा 19 लिखा जाता है। ओके, आगे हम बात करते हैं। अच्छा, जो चीफ ऑफ नेवी को क्या बोलते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, जो चीफ ऑफ नेवी होता है इनको क्या बोला जाता है। ठीक है, इस बारे में जरूर बताएंगे। जो नौसेना प्रमुख होता है इनको क्या बोलते हैं, सर इनको तरंग बोला जाता है, दरिया सारंग, दरिया सारंग। इनको दरिया सारंग बोला जाता है, दरिया सारंग बोला जाता है, जो नेवल हेड होते हैं, दरिया सारंग। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। इसके अंदर अहमद शाह अब्दाली ही इस युद्ध को जीतता है। अहमद शाह अब्दाली का सपोर्ट अवध ने और मुगलों ने दोनों ने किया था। ठीक है, चलो याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथ और शरदेशमुखी की प्रथा किसकी थी। चौथ का मतलब होता था 25% टैक्स, ये सिक्योरिटी मनी होता था पड़ोस के राज्यों से। सरदेशमुखी 1/10 होता था, ये राज्य के ही लोगों को दिया जाता था ताकि प्रशासन को अच्छा किया जा सके। यह मराठों से संबंधित था। निम्नलिखित में से किसे शिवाजी का तलवार भुजा कहा जाता था। कौन आपको देखने को मिलते हैं, सर ये आपको देखने को मिलते हैं जो फेमस पर्संस हैं, आपको जो देखने को मिलते हैं शिवाजी के कार्यकाल में। तो कुछ ऐसे भी लोग आपको देखने को मिलते हैं जो शिवाजी के कार्यों को बहुत आगे बढ़ाते हैं। तो करेक्ट आंसर के तौर पर अगर पूछा जाए कौन था जिनको शिवाजी का तलवार भुजा कहा जाता था, किसे शिवाजी का तलवार भुजा कहा जाता था वो बताइए। शिवाजी का तलवार भुजा किसे कहा जाता था। सर अगर मैं करेक्ट आंसर की बात कर लेता हूं तो शिवाजी की तलवार भुजा के बारे में पूछा जा रहा है। पॉलिटी का बुक बहुत जल्दी मिलेगा। अगर हम बात करते हैं दैट इज तानाजी मालसुरे। तानाजी मालसुरे को ही कहा जाता था शिवाजी का तलवार भुजा। तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलते हैं, जो सोर्ड आर्म थी वो आपको तानाजी मालसुरे देखने को मिलते हैं। तानाजी मालसुरे आपको मूवी में भी आपको देखने को मिले हैं, तो स्पष्ट तौर पर इनके बारे में भी याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 41वें नंबर का सवाल है, बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था। सर यह 1757 में बैटल ऑफ प्लासी आपको देखने को मिल जाएगा, जो लड़ा गया था बैटल ऑफ प्लासी मेजर आपको देखने को मिलेगा। 42 में बात करते हैं बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और किन के बीच में लड़ा गया था। सर बैटल ऑफ बक्सर जो लड़ा जाता है, बंगाल के नवाब मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के शुजा उद दौला और मुगलों के शाह आलम वर्सेस ब्रिटिशर्स के मध्य हेक्टर मुनरो के बीच में लड़ा गया था। याद रखेंगे जीतते कौन है, अंग्रेज का हेक्टर मुनरो ही इस युद्ध को जीत जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल है बंगाल का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल आपको कौन देखने को मिलता है। अगर मैं बंगाल के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात करता हूं कि भैया हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये आपको कौन देखने को मिलता है। सर गवर्नर जनरल पूछा गया है तो ये आपको देखने को मिलेगा वॉरेन हेस्टिंग्स। केवल गवर्नर होता तो क्लाइव होता, कॉर्नवालिस कुछ भी नहीं है। विलियम बेंटिक होता तो ये पहला भारत का गवर्नर जनरल होता। भारत का पहला गवर्नर जनरल आपका ये होता। करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं बिना किसी परेशानी के। सर 275 बनने एग्जाम तक 300 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। टीपू सुल्तान मैसूर का शेर कब पराजित होकर मारा गया।
फोर्थ एंग्लो मैसूर बैटल के अंदर वेलेजली के द्वारा हत्या की गई थी, किल्ड बाय वेलेजली। इसको किसने मारा था? किल्ड बाय वेलेजली। वेलेजली के द्वारा इसको मारा गया था, वेलेजली के द्वारा इसको मारा गया था। इस बारे में भी तगड़े तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं बगैर किसी परेशानी के। लीजिए अगला सवाल। ट्रीटी ऑफ अलायंस, इसको वेलेजली के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको वेलेजली के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया है। इस बारे में पूर्णतः चीजों को याद रखेंगे, पूर्णतः इन चीजों को आपको याद रखना होगा, भूलेंगे नहीं कुल मिलाकर, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं बिना किसी परेशानी के। वारेन हेस्टिंग्स आपको पहला देखने को मिलेगा 73 से लेकर 85 तक, 1773 से लेकर 85 तक। वारेन हेस्टिंग्स पिट्स इंडिया एक्ट की वजह से भारत में से रिजाइन करके भाग गया था। डलहौजी 1848 से लेकर 56 तक देखने को मिलता है। कॉर्नवालिस आपको देखने को मिलता है 62 तक देखने को मिलता है 56 के बाद से, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, खुल के खेलो नितिन, खुल के खेलो। प्रसिद्ध हिंदी कवि रामचरितमानस किसने लिखी है? रामचरितमानस में देखने को मिलता है मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। ये आपको देखने को मिलता है जो रामचरितमानस के अंदर लिखा गया है, जो भगवान श्री राम को समर्पित है, ठीक है। इनके बारे में जरूर बताना, क्या ये कबीर ने लिखी है, सूरदास ने, तुलसीदास ने, मीराबाई ने? मीराबाई ने लिखी है। एक बहुत ही फेमस लाइन मीराबाई के द्वारा लिखी जाती है, सांसों की माला पे सिमरूं मैं जी का नाम। ये लिखा है मीराबाई ने। तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर, परफेक्टली फाइन। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिलते हैं जो अकबरनामा है, किसने लिखी है? अबुल फजल नाम के एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा अकबरनामा यहाँ पर लिखी जाएगी। बदायूनी ने क्या लिखी है? अबुल कादिर बदायूनी और फैजी दोनों के दोनों मिलकर रजनामा लिखते हैं, दोनों के दोनों मिलकर रजनामा लिखते हैं। रजनामा महाभारत का ही ग्रंथ है। रजनामा आपको देखने को मिल जाएगा महाभारत में ही, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्या नहीं, ठीक है चलिए याद रखिएगा। हाँ, इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा याद रखना होगा, ठीक है। सर मैंने आपका तथास्तु बैच खरीदा है, 1 साल की वैलिडिटी है, लेकिन पोस्टर में 2 साल की दिखा रहा है, वो 2 साल ही चलेगा, निश्चिंत रहिए। वैसे अगर मैं सच बताऊं तो आपको 6 महीने की वैलिडिटी ही चाहिए, उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाओगे। बात खत्म। आगे हम बात करते हैं, रजनामा इनके द्वारा लिखी गई जो महाभारत का ही रूपांतरण है। 48वां सवाल है, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से जुड़े हुए हैं? अगर हम बात करते हैं, निजामुद्दीन औलिया मोहम्मद बिन तुगलक का गुरु हुआ करता था। 1325 में इनकी डेथ होती है। इसके बाद इनका जो समाधि स्थल है वो दिल्ली के अंदर ही देखने को मिलता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। तो निजामुद्दीन औलिया के बारे में आप बताएंगे ये किस प्रकार की? सर ये चिश्ती से ही जुड़ते हैं, ठीक है, ये आपके चिश्ती सिलसिले से ही जुड़ते हैं आपके। इनके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में आपको पूर्णतः याद रखना होगा। अमीर खुसरो पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये किससे संबंधित है? म्यूजिक एंड पोइट्री से आपको ये देखने को मिल जाएंगे, काफी फेमस रखे हैं तोताए हिंद। इन्होंने 7 अलग अलग शासकों का दरबार देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेंगे। अगला सवाल ये रहा कि पूछा जाता है मध्यकालीन संत कवि सूरदास किसको अपने गीतों को समर्पित करते थे? सूरदास भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे, सूरदास भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। तो यहाँ पे खत्म होते हैं आपके आज के 50 सवाल। अगर हम बात करें, अगले सवाल आज नहीं रखा गया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से यहाँ पर पूछ लूंगा 51वां। आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर एक पर्सन है जिसको क्या बोला जाएगा? मैं नाम लिख रहा हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताएंगे जहांगीर के बाद, जहांगीर के बाद और शाहजहां से पहले, जहांगीर के बाद और शाहजहां से पहले, जहांगीर के बाद और शाहजहां से पहले कुछ समय के लिए शासक कौन रहा था? शाहजहां से पहले कुछ समय के लिए शासक कौन रहा था? कुछ समय के लिए शासक कौन रहा? कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए शासक कौन रहा? शासक कौन रहा था? कौन रहा था? तो इस बारे में आप मुझे बताएंगे, हु वॉज द रूलर बिटवीन जहांगीर एंड शाहजहां? कुछ समय के लिए रहा था, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी पूरी 1 घंटे की चली है, जिसमें चीजें क्लियर की गई हैं। अब आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि तथास्तु की जो क्लास है वो यूट्यूब पर ही करवाई जाए, तो आप सबके सब छात्र मिलकर, विनम्र निवेदन है कि जो हमारी यह क्लास आपको देखने को मिल रही है, जो तथास्तु का पहला डेमो लाइव सेक्शन में था, मतलब ये यार सुनना पड़ेगा आपको, नहीं सुनोगे भाग जाओगे तो गलत बात है। तो इसमें आप मुझे यहां लिख के बताना कि भाई जैसे यहां पर यह आपको क्लास देखने को मिली है,
जिसको 3300 बच्चे तो लाइक कर चुके हैं। तो इसमें कमेंट में जाके जरूर लिखना कि कौन कौन बच्चे इसको यूट्यूब पे लाइव चाहते हैं या कहां पर आप इसको चाहते हैं। परचेज करने का तरीका आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए यही रहेगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्दी BNSS और पूरी जो कंप्लीट चीजें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।